नमस्कार, आदाब। मैं अंश श्रीवास्तव। आपने मुझे कुछ रील्स और शॉर्ट्स में देखा होगा। आप में से कुछ मुझे पहचान भी गए होंगे। आज आप मुझे एक नए रूप में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मेरे भाई ने आज से 3 साल पहले वेडिंग प्लानिंग का काम शुरू किया था और काफ़ी सक्सेस अचीव करने के बाद आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इनसे कि आखिर वेडिंग प्लानिंग क्या है, वेडिंग प्लानर्स की हमें ज़रूरत है और क्या एडवांटेज मिलते हैं हमें वेडिंग प्लानर करके। हाँ तो अभिषेक, यही नाम यूज़ करना है ना भाई? हाँ, ये वाला। कब से कर रहे हैं वेडिंग प्लानिंग? यार खुद का किए हुए तो वही 3.5 साल के आसपास हो गया है, लेकिन उससे पहले भी जो है कुछ 1 साल के लिए इंटर्नशिप करी हुई थी, तो वही 5 साल के आसपास का हो गया है टाइम। अच्छा, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी वेडिंग प्लानिंग में? शुरुआत कैसे हुई थी या मैं भाई ये बता ना बताना मजदूरी से शुरुआत करी थी। नहीं, हाँ। कैसे शुरुआत हुई थी, मैं इसमें आया कैसे, मैं वो बता देता हूँ कि कुछ 2017 की बात है, जब मैं ताज होटल के साथ इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने वहाँ से इंटर्नशिप अपनी की हुई है होटल मैनेजमेंट के बाद। तो कुछ 1-1.5 महीना मैं उनके बैंक्वेट्स में था, जहाँ पे इवेंट्स चलते रहते थे। तो बहुत सारा काम होता है इंटर्नशिप, मतलब जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया उनको पता होगा कि बहुत सारा काम किया जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि 24 घंटे में 18 से 20 घंटे की भी शिफ्ट्स होती हैं, और बैंक्वेट्स में तो मान लो ये नॉर्मल है 18-20 घंटे की। तो वहाँ पे जो एक पीसफुल टाइम होता था वो तब होता था जब उस बैंक्वेट में इवेंट होता था और वहाँ पे म्यूजिशियंस या डांसर्स परफॉर्म करते थे। मैं सारा काम छोड़ के बस उधर ही लग जाता। तो मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा कि शारिब तोशी करके एक सिंगर हैं, जानते हैं। वो आए हुए थे, और हमारे एक सीनियर थी, वो भी आई हुई थी। तो उनका परफॉर्मेंस चल रहा था और वो गाना गा रहे थे, ताजदारे हरम। कुछ 8 या 9 मिनट का गाना है, ताजदारे हरम। ठीक है। और मेरी उस दिन ड्यूटी थी कि मैं सबको ड्रिंक सर्व करूँगा, उस सारे गेस्ट को। 9 मिनट तक मैं उस डोर से नहीं हिला था जहाँ पे वो परफॉर्मेंस चल रहा था। अच्छा। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो मैं ऐसे माहौल में काम करूँगा जहाँ ये म्यूज़िक, डांस वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। भाई हमारे घर में तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। हमारे घर में तो चाचा ताया कंटाप मार के डांट डांट डुकुर के सब लोग एक साथ होके, कहीं भाई लगा हुआ है, कहीं क्या नाम है कजिन्स लगे हुए हैं। भाई की हालत तो हम कई रील्स में भी देख चुके हैं कि क्या हो जाती है ऐसे इवेंट्स पे। तो भाई हम क्यों करें वेडिंग प्लानर? भाई हमें क्या जरूरत है जब हमारा खानदान ही इतना सक्षम है। आप तो जानते ही पापा को तो हमारे सब कुछ आता है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं आता उनको। अच्छा, तो मैं इसका बता देता हूँ कि सबको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपकी शादी मैंने ही ऑर्गेनाइज करी थी। तो हाँ भाई, तो वो मैं रात इन्होंने ही देखी थी, समझी थी। तो जब आपकी शादी का अच्छे अच्छे फंक्शन जो घर में चल रहे थे, उस वक्त मैं बैंक्वेट और लॉन में तैयारियां करवा रहा था। तो वो जो मोमेंट्स हैं जो मैंने इधर मिस किए, वो मोमेंट्स आपके ना मिस हुए, इस वजह से हम लोग आते हैं। आपने किसी की शादी कराई? नहीं भाई, मेरी बहन है, मैं नहीं तो क्या वो मौका नहीं मिला है सब। मौका नहीं मिला। आपकी किसी दोस्त ने शादी करी हाँ, होगी? दोस्त हैं जैसे उनकी बहन की शादी, जैसे अभी रिसेंटली मेरे ही एक दोस्त की शादी करी थी, तो मैंने देखा था कि हाँ खैर उनके फादर नहीं थे तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं को ही हुई थी। तो चलिए, अगर उनके फादर होते भी तो मैं तो शादी में नहीं था, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर उनको 3-4 चीज़ें याद होंगी जो उन्होंने किया था, वो सारा इंतज़ाम देखना, गद्दे लगवाना, सही से कबाब वबाब तल रहे हैं कि नहीं तल रहे हैं, जो खाना पकाए सही से पकाए नहीं पकाए। लेकिन जो शादी में दूसरी चीज़ें, रिचुअल्स थे, उन्होंने सब मिस कर दिए होंगे, क्योंकि वो बड़े बूढ़े अलग कर रहे होंगे, उनकी सारी जिम्मेदारी काम कराने में ही लग गई होगी। तो वो चीज़ अगर आप नहीं मिस करोगे, वो चीज़ अगर आपको नहीं मिस करनी और आपको शादी में रहना है, शादी करवानी नहीं, वो तो अलग चीज़ आ जाती है। आपको शादी में रह के शादी इंजॉय करनी है, वहाँ पे हमारा पार्ट आता है कि हम वेडिंग प्लानर्स आते हैं और हम आपका सारा काम करा के देते हैं। आप आइए, इंजॉय करिए और आपकी शादी खत्म हो जाएगी। वो सारा बर्डन हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं खुद या मेरे पेरेंट्स जो मेरी शादी ऑर्गेनाइज करते हैं या मेरे रिलेटिव्स जो मेरी शादी ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर वो शादी में एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वो मेमोरीज बनाना चाहते हैं, तो वो मेकिंग मेमोरीज को चुने। हालांकि मेरे दोस्त को इससे कोई मतलब नहीं है, उसने कबाब तलवाया क्या करवाया, उसको मेन लिफाफों से मतलब था, तो वो तो उसको मिल गए थे। खैर, तीसरा सवाल मेरा जो है आपसे कि भाई मेन चीज तो वही होती है कि भाई कितना कमा लेते हो इस काम से, पैसा कितना बना लेते हो। देखिए हर इंसान यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको शादी करानी होगी,
कुछ इस फिराक में होंगे कि भाई भाई अच्छा काम कर रहा है यार, लाओ मैं भी, क्योंकि होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो कई ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई लाओ मैं भी वेडिंग प्लानिंग शुरू करूं। तो बताइए कितना कमा लेते हैं लगभग? देखिए, जो हमारी ये फील्ड है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस फील्ड है। इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो चकाचौंध, बिल्कुल लगता है कि बॉलीवुड स्टाइल और बहुत पैसा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इवेंट वाले ज़्यादातर लोग बदनाम रहते हैं। अगर आप कहीं पर रेंट पे घर लेने जाओगे, कोई प्रॉपर्टी दिखोगे, अगर आप बोलोगे कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं भाई जो बदनाम रहे? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। कि अगर आप बोलोगे कि मैं इवेंट का काम कर रहा हूँ तो बहुत अलग नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक साइड जो है कि जो डांस वांस करने आते हैं वो बहुत बुरी चीज़ होती है। अच्छा। वो ग्लैमरस फील्ड और उस चीज़ को लेके बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आता है वो पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ है। और मैं आपको एक इंस्टेंस और बताता हूँ कि जनवरी एक साल या 2 साल पहले की बात है। जनवरी में मैंने एक वेडिंग करी थी जिसमें कि ब्राइड मैक्सिकन थी। अच्छा। अब आप ये बताइए कि मैक्सिको में जो मदर टंग है वो कौन सी लैंग्वेज है? भाई मैं गया हूँ लेकिन मतलब पता नहीं मतलब। स्पेनिश। अच्छा हाँ, स्पेनिश। ठीक। तो मैक्सिको में जो मदर टंग होती है वो स्पेनिश होती है। तो जो ग्रूम था वो किसी भी जात जैसे भी मिले हों, और उनके घर पे ही वेडिंग थी, क्योंकि 3-4 दिन बाद उनको निकलना था वापस मैक्सिको के लिए। अब उनको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी थी ताकि उनका जो भी वीज़ा का प्रॉब्लम था। अब जो अपने इंडियन रिचुअल्स हैं, हिंदुज़म के हिसाब से जो रिचुअल्स हैं, जब आप उसको फॉलो करोगे, जब आप वेडिंग के लिए फॉलो करोगे तो एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। सब समझते हैं वो फीलिंग, सारी फीलिंग जो अपने इंडियन है वो सब समझेंगे। लेकिन एक मैक्सिकन ब्राइड को अगर वो फीलिंग समझ के अगर आप रोते हुए देखोगे तो वो उसका प्राइस आप क्या लगाओगे? भाई मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि एक मैक्सिकन ब्राइड इंडियन रिचुअल से रो रही है। समझ के उसका आप क्या प्राइस लगाओगे? अब मुझे पता नहीं भाई, मैं कभी दुल्हन नहीं बना हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मतलब मेरी बीवी जिस हिसाब से बताती है कि मतलब वो फीलिंग एक्चुअली प्राइसलेस हो गई। बस यही कमाया है, जो कमाई है वो यही है। बाकी क्या रहता है कि जो इवेंट प्लानर्स दूसरे हैं बहुत सारा मार्जिन लेके चलते हैं, जिस वजह से हमारी फील्ड बहुत बदनाम है। कि इवेंट वाले तो बस लूट लेते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, टैबलेट लेके आते हैं और सारा सबका काम हाँ करवा भाई, के लूट यही लेते हैं। हमें भी लग रहा था। सबको लगता है। आप ही कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी लग रहा था। सबको यही लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारी कमाई है वो लोगों की खुशियाँ हैं। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो ऐसा भी होता था किसी किसी दिन मैं 2-2 दिन घर नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे इंटर्न्स कम ही थे। तो वहाँ पे इंटर्न्स बहुत कम ही थे, सारा काम मुझे को देखना पड़ता था। मतलब यहाँ तक मैं उनकी गाड़ी तक चलाता था। मैंने सोचा था मैं ये फील्ड छोड़ दूँगा, मैंने सोचा था कि मैं फील्ड छोड़ दूँगा। लेकिन जब सीज़न का टाइम आया और एक हमारे जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो है ब्राइड एंट्री। जब ब्राइड को मैं उस पाथवे से वॉक करते हुए देखता हूँ और मैं उनके पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं लड़के के पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं लड़के को देखता हूँ, ग्रूम को, जो स्टेज पे खड़ा होकर अपनी ब्राइड का इंतज़ार कर रहा होता है, और ब्राइड जिस खुशी से वो वॉक पे पाथवे चल के आ रही होती है, वो खुशी मैं मतलब बोल के बयां तो नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और उस चीज़ को मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा। मैंने तब सोचा था, नहीं तो मैं छोड़ने वाला था ये फील्ड। लेकिन वो ब्राइड एंट्री जो मैं हमेशा डीजे संभाल लेता था जाके, ये ब्राइड की एंट्री मैं कराऊँगा, वो इसीलिए क्योंकि मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से मैंने इस फील्ड को आगे कंटिन्यू किया। तो ये फीलिंग कभी आप एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं? नहीं, अभी जल्दी में तो नहीं। अभी जल्दी में मतलब ये दूसरों को चढ़ा देंगे उस तरफ, खुद नहीं जाएंगे अभी। खैर, बहुत अच्छी बात है, हमें काफ़ी अच्छा लगा ये समझ के, क्योंकि ये जो चीज़ है जो आपने बोली कि अक्सर लोगों को लगता है कि उनको लूट लिया जाएगा, लेकिन जो ये एक एसेंस है, वो जो जैसे आपने बताया वो मैक्सिकन ब्राइड की जो वो रोई, तो मतलब मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल होगा कि एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स वो मतलब अपने अंदर उनके अंदर क्या फीलिंग्स आई होंगी जो ऐसे। ब्राइड का तो छोड़िए, मैं एक आपको और इंस्टेंस बताता हूँ कि एक हमारे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उनका नाम है ईसा खान, जिनके अभी रिसेंटली 1 मिलियन हुए हैं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ईसा भाई 1 मिलियन होने के लिए। उनका भी लेटेस्ट में 1 मिलियन हुआ है और हमने उनकी वेडिंग करी थी जिम कॉर्बेट में, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। और जब वो निकाह हो रहा था उनका और ब्राइड वहाँ से वॉक करते हुए आई, उनकी आंखों से आंसू निकले और वो रील जो कैप्चर हुई है तो वो
वायरल हो चुकी है। वो इतनी वायरल हुई है कि मैंने उस पर कमेंट्स भी पढ़े, तो लोग कह रहे थे कि ईसा भाई लग रहा था हम वहीं पर हैं, ईसा भाई हम वहीं पर हैं। तो अगर ब्राइड रो सकती है तो एक ग्रूम का रोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़के यूजुअली नहीं रोते हैं अपनी शादी में, तो बिल्कुल नहीं रोते हैं क्योंकि बाद में रोना होता है। लेकिन उस वक्त उस मोमेंट को रियलाइज करके कि मेरी बीवी, मेरी मतलब में होने वाली बीवी दुल्हन बन के आ रही है, उस जोड़े में उनको देख के रोना बहुत बड़ी बात है। तो आपने एग्जैक्टली उनसे पूछा था भाई क्यों रो रहे हो? नहीं साइड मैंने में लेके पूछ लेते, हो सकता है शायद पता चल जाता, हो सकता है किसी और वजह से रो रहे हैं। नहीं नहीं भाई, आपको लग रहा दुनिया ने गलत मोमेंट कैप्चर कर लिया। हो सकता है किसी और वजह से रो रहे हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ईसा भाई, अगर आप सच में रो रहे थे तो हम आपके साथ हैं, हम अभी भी रो रहे हैं। आखिरी सवाल हम ये पूछना चाहेंगे जो हमारे प्लानर साहब बैठे हैं। आखिरी सवाल ये है कि आजकल लोगों का मतलब कहना है कि वॉट एवर यू डू, कुछ भी आप कर रहे हो, क्या आप उससे कुछ सोसाइटी को दे रहे हो? जैसे मुझसे भी कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये जो तुम नौटंकी या जो भी रील्स और शॉर्ट्स बना रहे हो इनसे क्या सोसाइटी को दे रहे हो? तो मैं कह देता हूँ कि भाई मैं थोड़े पल की खुशियां जो भी दे पाता हूँ दे देता हूँ अपनी ऑडियंस को। आप सोसाइटी को क्या दे रहे देखिए कि एक शादी करवाने का मतलब होता है घर बनाना। हो? तो जैसे घर बनाने में आपके लेबर लगते हैं और कारपेंटर लगते हैं, इलेक्ट्रीशियंस लगते हैं, वैसे ही वेडिंग में भी है। तो ये सारे लोग मिला के लगभग एक वेडिंग के लिए, अगर आप सारे लोगों को अगर कैलकुलेट कर लो, तो 40 से 50 लोग एक वेडिंग में मेरे साथ एम्प्लॉयड रहते हैं, जिनको मैं एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। ठीक। तो और वही चीज़ अगर जैसे नेक्स्ट डे भी मेरी वेडिंग लगी है, तो अलग अलग 40-50 लोग वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो इनका काम ख़त्म करके वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सारा सामान पहुँचाना होता है। तो 40-50 लोग रोटेटिंग करते हुए वहाँ पे काम करते हैं। तो वो आप समझ लो कि 40-50 लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट डेली वेजेस देता हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है, 40-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक बार में देना, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सोच सकता हूँ, मतलब आपकी टीम बड़ी है। और इसी से मेरा एक और सवाल आ रहा है इस वक्त के अच्छा, जो मैं एक चीज़ और हाँ बोलना जी। चाहूँगा अगर मैं इजाज़त हो तो। नहीं भाई, अब तो कर ही दिया, आगे बढ़िए। वैसे तो मैं बहुत मॉडेस्ट हूँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 3 साल से हम यूं ही नहीं पीपल्स चॉइस अवार्ड वेडिंग वेयर पे जीत रहे हैं। अगर हम उस तरह से काम न कर रहे होते, उस तरह से मेहनत न कर रहे होते, तो हम वो चीज़ कभी जीतते ही नहीं। तो अगर 3 साल से हम जीत रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। हो सकता है भाई वो 50 लोगों की दुआएं लग रही हो। बिल्कुल तो सुबह 50 शाम लोगों दुआ कर रहा हूँ भाई प्लीज इनका काम देखे जाइएगा, नहीं हमारा बट्टा बैठ जाएगा, ये भी हो सकता है। नहीं 50 लोग तो है ही हैं, प्लस हर इवेंट के बाद जो हमारे पास ब्राइड और ग्रूम के मैसेज आते हैं कि थैंक यू, आपने इतना अच्छा काम किया, थैंक यू, हमारा इतना अच्छा काम किया। भले तो अभी तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी ब्राइड या ग्रूम को आपके काम में कुछ कमी या कुछ ऐसा मिला हो? नेचुरली काफ़ी चीज़ें गड़बड़ तो होंगी, ठीक है। और अगर आप देखो कि बारिश वारिश हमारे हाथ में नहीं होती है। मैं एक इंस्टेंस बता देता हूँ कि जब एक बार क्लार्क्स में हमारा इवेंट था और लॉन में बारिश हो रही थी, तो वो चीज़ हमने शिफ्ट करके बैंक्वेट में करी। वही सेम सेटअप, कुछ 2-3 घंटे हम लोग को लगे, बट हम लोग ने पूरा शिफ्ट कर दिया। वो चीज़ नहीं आ पाती है क्योंकि वो बड़ा सेटअप होता है, उसको छोटे में करना पड़ता है, वो चीज़ नहीं आ पाती है। बट ये होता है कि अगर हम हैं तो वो कर देंगे। अब जैसे आपके चाचा ताया भी कोई इवेंट करते हैं, अगर कोई वेंडर नहीं शो अप करता है, तो वो तो वहाँ पे पैनिक कर जाएँगे। हाँ भाई, वो तो दो चार को उड़ा भी देते हैं उसी बिल्कुल। में। और जैसे अगर आप उसी चीज़ को अगर आप वेडिंग प्लानर में लोगे, तो आप हम हैं वहाँ पे। अगर हमारा कोई वेंडर नहीं आएगा तो आप हमसे बोलोगे कि वो कहाँ है, तो हमारे पास तो बैकअप्स रहेंगे, हम उसको वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। हम सारी चीज़ हैं, अगर हम कर रहे हैं, अगर हम हैं वहाँ पे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेडिंग प्लानर नहीं ले रहे हो और आप खुद से करोगे, तो उस चीज़ को आप अच्छा करना मतलब आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो। कुछ दिक्कत आती है तो। एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में आप ही की बात से आया है कि आपने बोला कि हमारा एक काम लगा रहता है और हमारी दूसरी टीम अगले दिन काम कर रही होती है, तो यानी कि बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि कैसे मैनेज करते हैं? क्या ऐसा क्या मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं उस बैक टू बैक इवेंट्स में? और क्या फोर्सेस हैं या क्या मोटिवेशन है जो आपको इस तरीके का काम करने के लिए इंस्पायर ये करता है एग्जैक्टली? इसका जवाब तो मैं एक वर्ड में दे सकता हूँ, हम्म। पैशन। ये पैशन तो है ही, लेकिन जो मैंने एक चीज़ आपसे बोली कि ब्राइड ग्रूम के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है, तो उस पैशन को अगर आप इमोशन में मिलाओगे, तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता है। उस
जो इंस्पिरेशन से काम होता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है, फिर उसका कंपैरिजन आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते। और जब हमारे पास लाइन से इवेंट्स आ जाते हैं, आप मान के चलो कि एक विंटर सीज़न में करीब करीब 15 से 20 दिन लगातार इवेंट हो सकते हैं, तो उसको प्लान कर लेते हैं हम लोग 2-3 महीने पहले से। कौन सी टीम कहाँ पे जानी है, कौन सी टीम कहाँ पे जानी है, हम लोग पहले से सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। फिर उस हिसाब से सारे सबको बता दिया जाता है कि इस डेट पे आपको कहाँ जाना है, इस डेट पे आपको कहाँ जाना है। और जो हम लोग मेन ओनर हैं, जैसे मैं और मेरी एक पार्टनर है दीक्षा, हम लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं। जैसे डिज़ाइनिंग का काम वो पूरा देखती है, तो जैसे उसने डिज़ाइनिंग करा ली तो मैं उसको भेज देता हूँ घर कि आगे का काम मैं संभाल लूँगा, ताकि अगले दिन जहाँ पे इवेंट है वो डिज़ाइनिंग वहाँ पे जाके शुरू कर सके। तो प्रॉपर रेस्ट के साथ प्रॉपर काम हो सके, इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं।